हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 13th क्लास है बिजनेस मैथमेटिक्स की। और इस क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन चैप्टर कवर करेंगे। ये आपकी यूनिट 4 का सिलेबस है, पीटीआरएसयू और दुर्ग यूनिवर्सिटी का। तो प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट और एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स दैट द टू रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मतलब प्रोपोर्शन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि ये हमें बताता है कि हमारे दो रेशियोज इक्वल हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोपोर्शन। अगर मान लो let the two ratios a by b and c by d be equal, the equation a by b is equals to c by d is a proportion। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो रेशियोज हैं a by b और c by d, और ये दोनों रेशियोज हमारे इक्वल है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारी a by b is equals to c by d, ये हमारी किस में है? प्रोपोर्शन में। The equality of two ratios is also written as डबल इज टू। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है कि अगर हमारे पास इक्वालिटी का साइन है, अगर इस इक्वालिटी को साइन, ये जो इक्वालिटी का साइन है हमारा, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शन के फॉर्म में। ठीक है, ये साइन हमारा प्रोपोर्शन का साइन है, तो a बाय बी प्रोपोर्शन टू c बाय डी। तो इसी चीज को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं? a बाय बी को हम लोग लिख सकते हैं a इज टू b प्रोपोर्शनल टू c इज टू d। नेक्स्ट हमारा टर्म है एक्सट्रीम्स एंड मीन्स, कि एक्सट्रीम्स क्या होते हैं और मीन्स क्या होते हैं। द फोर टर्म्स a b c d in the proportion a is to b proportion c is to d are called proportional। ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास चार टर्म्स हैं a b c d, और अगर वो प्रोपोर्शन में है तो हम लोग लिख सकते हैं a is to b proportion c is to d, और ये सारे टर्म्स क्या कहलाते हैं? प्रोपोर्शनल। तो ये सारे टर्म्स को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है बी, थर्ड टर्म है सी और फोर्थ टर्म है डी। तो ये जो टर्म्स है हमारे ए एंड डी, मतलब जो बाहर वाले टर्म्स है ए और डी, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। और जो हमारे बीच वाले दो टर्म है बी और सी, उनको हम कहते हैं क्या? मीन्स। तो एक्सट्रीम्स और मीन्स क्लियर है? ओके। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? Fourth proportional, in the proportion A is to B, proportion C is to D, fourth term D is said to be fourth proportional to the first three terms। क्लियर है ये चीज कि अगर हमारे पास ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो इसमें जो हमारा फोर्थ टर्म होगा D, उसे हम कहते हैं कि वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है बाकी के तीन टर्म से। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन A by B is equals to C by D। अगर ये हमारे पास डेफिनेशन है कि हमारे पास दो रेशियोज इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? AD इज इक्वल्स टू BC। मतलब हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? मतलब अगर हमारे पास ऐसा प्रोपोर्शन है A इज टू B प्रोपोर्शन C इज टू D, तो इसी को ही हमने रेशियो के फॉर्म में लिखा। रेशियो के फॉर्म में लिखने के बाद हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ जो AD है वो BC के इक्वल आ रहा है। AD मतलब हमारे एक्सट्रीम्स, वो किसके इक्वल आ रहे हैं? हमारे मीन्स। तो ये एक लॉ होता है, रूल ऑफ थ्री। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, क्या बोलता है ये रूल? द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हेंस इफ एनी थ्री टर्म्स इन अ प्रोपोर्शन आर नोन, तो अगर इस कंडीशन से अगर हमारे पास कोई भी तीन टर्म हमें पता है प्रोपोर्शन में, तो हम फोर्थ टर्म इजिली इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ थ्री, क्योंकि अगर हमारे पास तीन नोन क्वांटिटीज हैं तो हम लोग फोर्थ क्वांटिटीज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो चारों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कि रेशियो और प्रोपोर्शन में डिफरेंस होता क्या है। देयर आर टू टर्म्स इन अ रेशियो, रेशियो में हमारे पास दो टर्म्स होते हैं। देयर आर फोर टर्म्स इन अ प्रोपोर्शन, और हमारे पास प्रोपोर्शन में फोर टर्म्स होते हैं। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमें दो क्वांटिटीज को रेशियो में लिखना है तो वो दोनों क्वांटिटीज सेम काइंड की होनी चाहिए। और प्रोपोर्शन में क्या होता है? जिस तरीके से हमारे पास ये होता है A बाय बी इज टू C बाय डी, तो इस केस में क्या होता है ना, A बाय बी को सेम काइंड का होना पड़ेगा, C बाय डी को सेम काइंड का होना पड़ेगा। इन चारों को सेम काइंड का होना जरूरी नहीं है।
ठीक है। लेकिन रेशियो में क्या था, हमारे पास सिर्फ a बाय b था, तो इन दोनों को सेम काइंड का होना था। सेम काइंड का मतलब जैसे ये वेट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है a, तो b को भी वेट ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, प्लस उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। वैसे ही केस में अगर a बाय b हमारा वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, उसी तरीके से c और d का भी यूनिट सेम होना चाहिए। फिर third point, in ratio the two quantities must be of the same kind. In proportion all the four quantities are not of same kind, but the first two are of one kind and the last two may be of another kind. तो ये चीज सेम है जो चीज मैंने अभी एक्सप्लेन करी उसमें। Fourth point, in proportion the product of extremes is equal to product of means. There is no such rule in a ratio. तो हमने प्रोपोर्शन में पढ़ा कि हमारे पास एक रूल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है, पर ऐसा कोई रूल रेशियो में नहीं होता। तो ये सारे डिफरेंसेस थे रेशियो और प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट हम वापस पढ़ रहे हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देख सकते हैं आप, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमारी 12th क्लास में भी आ रहा था, 13th क्लास में भी आ रहा था। इस वजह से मैंने ये कहा था कि हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम रेशियो के बचे हुए चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? There three quantities a, b, c of same kind are said to be in continued proportion. तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं a, b, c, और इन तीनों क्वांटिटीज को सेम काइंड का होना जरूरी है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने के लिए। तो उनको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब बोलेंगे? इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड is the same as the ratio of second and third, and their proportion is called continued proportion, that is a is to b is equals to b is to c. क्लियर है ये चीज कि अगर हमारे पास a b c सेम काइंड के हैं तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब हमारा रेशियो जो होगा फर्स्ट और सेकेंड टर्म का वो सेम होना चाहिए सेकेंड और थर्ड टर्म के रेशियो से, तब हम उन तीनों क्वांटिटीज को प्रोपोर्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? a is to b equals b is to c, और a is to b proportion b is to c। ठीक है, तो यहाँ पर here second term is called the mean proportional। ये जो second term है इसको हम लोग बोलते हैं mean proportional of first and third term। ठीक है, और जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम लोग बोलते हैं, थर्ड टर्म इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द फर्स्ट टू। थर्ड टर्म को हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द फर्स्ट टू। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन नंबर्स हैं 5, 20 और 80, और वो नंबर्स इस तरीके से हैं कि जो 5:20 का रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है 20:40 के। तो इस चीज को हम लोग एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 5:20 प्रोपोर्शन 20:80, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है 1:4 प्रोपोर्शन 4:16। और यहाँ पर आप वो भी चेक कर सकते हैं, क्या हमारा रूल ऑफ थ्री, जैसे क्या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पर मीन हमारे पास क्या है 4, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा हो गया 4 × 4, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 16 × 1। तो ये दोनों सेम आ रहा है हमारे पास, 4 × 4 is 16 is equals to 16। तो ये रूल हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द लास्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 8, 12, 16 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म। लास्ट के तीन टर्म्स हमारे पास दिए हैं और हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। तो हम लोग ले लेते हैं, लेट द प्रोपोर्शन बी x is to 8, proportion 12 is to 16। क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो हम फर्स्ट टर्म को x ले रहे हैं, और हम वही हमारा रूल फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो वो रूल आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर रूल क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है हमारा x × 16, और वो हो जाएगा इक्वल हमारे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के 8 × 12। और इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको 8 × 12 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6। ये आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3x1083 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सॉरी कंटिन्यूड रेशियो, फाइंड x। तो ये कह रहा है 3x 1, it is 1083. okay, so if 3x and 1083 are in continued ratio, तो हमें x फाइंड आउट करना है। तो ये कंटिन्यूड रेशियो में है, इसका मतलब हमारे पास जो प्रोपोर्शन है वो किस तरीके से दिया हुआ है, 3:x, proportion x is to 1083, 1083। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। 3:x का मतलब होता है 3/x, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल्स टू x is to 1083, 1083। तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 into 1083, और फिर ये क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 into 1083। और जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 3249, और ये आपके पास आएगा ±57, क्योंकि जब भी रूट हम ओपन करते हैं तो वो ±57 के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो हम माइनस साइन इग्नोर करेंगे और सिर्फ +57 वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारी x की वैल्यू आ गई +57। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 57। ये आप चेक करिएगा स्क्वायर रूट निकाल के कि आपका 57 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 16। 4 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो 4 और 16 का मीन प्रोपोर्शन हम लिखेंगे 4:x, प्रोपोर्शन x:16, और यहाँ से फिर आपको वही करना है, x² इज इक्वल टू 4 into 16, और x की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है ये क्वेश्चन भी? ये थोड़े इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 277 ऑफ द बुक एस एम शुक्ला। ठीक है, ये बोल रहा है सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ए बी सी की सैलरी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। सैलरी ऑफ बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली 250 एंड ₹1250। फाइंड द सैलरी ऑफ ए। तो यहाँ भी आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है। सैलरी ए की आप एक्स ले लीजिएगा, बी की सैलरी 250, और क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पर भी हमारा 250 आएगा, इस टू सी की सैलरी 1250, और यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो आपको करना है x इंटू 1250 इज इक्वल्स टू 250 इंटू 250। मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स बीच में छोड़ दिए हैं, वो स्टेटमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, तो वो सारे स्टेटमेंट्स आप लिखिएगा कि लेट द सैलरी ऑफ ए बी एक्स। उसके बाद आप, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो आप इसको लिख सकते हैं x is to 250, प्रोपोर्शन 250 is to 1250। फिर आप ये x की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, 250 इंटू 250 अपॉन 1250। इसको पूरा सॉल्व करने पे आप चेक करिएगा कि आपका x का वैल्यू 50 आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, illustration 5, two clerks A and B whose salaries were ₹75 and ₹145 received an increase in their salaries। दो क्लर्क्स थे A और B, उनकी सैलरी 75 और 145 थी। उनकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ गई उनकी सैलरी, और उनकी जो सैलरी थी, इफ देयर सैलरीज वर इंक्रीज्ड इन द सेम रेशियो, मतलब सेम रेशियो में उनकी सैलरी बढ़ी है, तो व्हाट इंक्रीज बी सिक्योर व्हेन ए सैलरी रीच्ड 90। तो ये बोल रहा है कि जब ए की सैलरी 90 पहुंच गई इंक्रीमेंट होने के बाद, तो बी की सैलरी कितनी हो गई थी इंक्रीमेंट होने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिलेशन लिखते हैं, जो ओल्ड सैलरी है ए और बी की, उनका रेशियो हम लोग, उनका प्रोपोर्शन हम निकालेंगे न्यू सैलरी से। ठीक है, तो ओल्ड सैलरी ए की इज टू ओल्ड सैलरी बी की, फिर प्रोपोर्शन जो न्यू सैलरी आई है हमारी ए की, प्रोपोर्शन जो न्यू सैलरी आई है हमारी ए की सॉरी इज टू न्यू सैलरी जो आई है हमारी बी की। तो ए इज टू बी हम लोग लिख सकते हैं 75 इज टू 145। न्यू सैलरी के लिए हम लोग लिखेंगे, ए की सैलरी पता है हमें 90,
बी की सैलरी हमें नहीं पता है, तो बी की सैलरी को एक्स ले लेते हैं और आपको यही सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखिए कि ए की जो फाइनल सैलरी है वो क्या आ रही है। तो ये आप कैसे करेंगे, 75 अपॉन 145 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन एक्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 90 इंटू 145 अपॉन 75। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी x की वो आएगी 174। ये न्यू सैलरी आ गई ऑफ ए, न्यू सैलरी ऑफ ए। अब हमें निकालना है व्हाट इंक्रीज बी सिक्योर व्हेन ए सैलरी रीच्ड 90। सॉरी ये जो न्यू सैलरी आई है ये हमारी बी की आई है ना। तो बोल रहे हैं कि इंक्रीमेंट कितना हुआ बी की सैलरी में। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, न्यू सैलरी जो आई है बी की वो है 174 और जो पुरानी सैलरी थी वो थी 145। तो आप न्यू सैलरी से ओल्ड सैलरी माइनस करिएगा तो ₹29 इंक्रीमेंट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an employer raises his workman's hourly rate of wages in the ratio 4:5। तो एक एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा है, अपने वर्कमैन्स आवरली रेट इंक्रीज कर रहा है इन द रेशियो 4:5। हर घंटे के हिसाब से जो पेमेंट है उसने इस रेशियो में बढ़ा दिया 4:5, बट रिड्यूसेस द आवर्स ऑफ लेबर पर वीक। पर जो काम करने के घंटे थे लेबर्स के हर हफ्ते के हिसाब से उसने उसको कम कर दिया बाय 9:8। तो ये बोल रहा है कि बताओ व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द फुल वीकली वेज। पूरे वीकली वेज में जो लेबर्स हैं उनका सैलरी में क्या इंक्रीमेंट होगा या क्या डिक्रीमेंट होगा। तो जो उनको पहली सैलरी मिल रही थी वो थी ₹720 वीक के हिसाब से, तो उनकी अब नई वीकली वेज क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लिख लेना कि जो अवरली रेट ऑफ वेजेस थे पुराने और नए वो रेशियो में क्या थे। तो हम यहाँ पर दो मतलब प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक जगह सेम क्वांटिटी होती है और यहाँ सेम क्वांटिटी होती है ना। तो ये वाला जो इस साइड वाला जो पार्ट है A:B और ये प्रोपोर्शन C:D। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अवरली रेट ऑफ वेजेस लेंगे क्योंकि वो दोनों सेम क्वांटिटीज है ना। तो क्योंकि वो सेम क्वांटिटीज है इसलिए वो एक तरफ रहेगा और फिर जो आवर्स ऑफ लेबर्स पर वीक है वो हमारा C:D के फॉर्म में आएगा क्योंकि वो दोनों एक सेम क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख रही हूँ कि अवरली रेट ऑफ वेजेस, तो मतलब घंटे के हिसाब से उनका जो सैलरी था वो क्या था, ओल्ड वर्सेस न्यू, ओल्ड इज टू न्यू। ये हम लोग ले लेते हैं 4x और 5x क्योंकि ये सेम क्वांटिटी है। फिर हम लोग ले रहे हैं अवर्स ऑफ लेबर पर वीक, अवर्स ऑफ लेबर पर वीक मतलब कितने घंटे लेबर्स काम कर रहे हैं हर एक सप्ताह में। तो इसमें ओल्ड इज टू न्यू इसमें भी लेंगे। पहले वो लोग 9y के फॉर्म में काम कर रहे थे, अब वो 8y के फॉर्म में अपन ले लेते हैं। इनकी जो अवर्स हैं लेबर्स के पर वीक के वो इस तरीके से ले लेते हैं। अब अपन को ये पता है कि अगर हमें टोटल वेजेस निकालने हैं तो टोटल वेजेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी घंटे वो काम कर रहे हैं उनको उनकी एक घंटे की सैलरी के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें क्या पता चलेगा, उनका वीकली वेज पता चलेगा। तो ओल्ड और न्यू वीकली वेज हम निकाल लेते हैं। ओल्ड वीकली वेज क्या आएगा हमारा, 4x इंटू 9y, तो ये आ जाएगा 36xy है ना। और न्यू वीकली वेज क्या आएगा, न्यू वीकली वेज 5x इंटू 8y, तो ये कितना आ गया 40xy।
नेक्स्ट हम लोग ये मान लेते हैं कि जो नया वेज बिल है वो हमारा Z है. लेट द न्यू वेज बिल बी Z. तो यहाँ क्या हो रहा है, जो ओल्ड वेज बिल है हमारा, ओल्ड वेज बिल, उसे हम प्रोपोर्शन में लेंगे न्यू वेज बिल के साथ, न्यू वेज बिल से. तो ओल्ड वेज बिल है हमारा 36XY इज टू 40XY, और यही हमारा न्यू वेज बिल आ रहा है 720 इज टू Z. तो हमें ये Z फाइंड आउट करना है. तो ये हम कैसे कर सकते हैं, 36/40, XY तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 720 अपॉन Z. तो आप Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, 720 इंटू 40 अपॉन 36. तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो न्यू वेज बिल है वो 800 आएगा, 800 रुपीज. तो जो वेज बिल है हर एक लेबर का वो कितने से बढ़ गया, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया उनके वेज बिल में, 800 माइनस जो ओल्ड वेज बिल था वो 720 था, तो उनका इंक्रीमेंट हुआ है ₹80 से. ये आपका आंसर है. नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये सारे सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, और अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उससे तो इजी ही है. फिर भी अगर कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कल डेफिनेशन मैंने 12th क्लास में दिया था, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक्चुअली होता क्या है. If in a proportion the two quantities of different kinds are so related that an increase in the value of one is accompanied by an increase or decrease in the same ratio, then these two quantities are called indirect ratio or direct proportional to each other. तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज इस तरीके से हैं कि अगर एक के इंक्रीमेंट होने से दूसरी की इंक्रीमेंट हो रही है, या एक के डिक्रीमेंट होने से दूसरी की डिक्रीमेंट हो रही है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में ये जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लोग कहते हैं कि वो डायरेक्ट रेशियो में है या फिर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और ये जो प्रोपोर्शन होता है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो द अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स इन द प्रोपोर्शन फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज एज फॉलोज. मतलब मान लो अगर एक क्वांटिटी A है और क्वांटिटी B, ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, A1 is to A2 प्रोपोर्शन B1 is to B2. तो ये नोटेशन है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस करना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं. तो यहाँ बोल रहे हैं 4 kg ऑफ घी कैन बी बॉट फॉर ₹192. व्हाट क्वांटिटी कैन बी बॉट फॉर ₹288. तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दो चीजें हैं जिसमें कंपैरिजन हो रहा है. सबसे पहला तो है वेट और दूसरा है हमारा प्राइस. तो जाहिर सी बात है वेट बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा. तो पहले में हमारे पास वेट कितना है 4 kg, तो जब 4 kg था तो प्राइस कितना था ₹192. नेक्स्ट में हमारे को बोल रहा है कि अगर उसका प्राइस 288 हो जा रहा है तो हमें वेट फाइंड आउट करना है. तो वेट हमें पता नहीं है तो उसे एक्स लेंगे. अब क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज हैं तो इसे हमें एक तरफ लिखना पड़ेगा 4:x. इधर बीच में आप प्रोपोर्शन का साइन लगाइए और ये 192:288, और इसे आप सॉल्व करिए और देखिए आंसर कितना आ रहा है. 4/x इज इक्वल्स टू 192 अपॉन 288. 4 इंटू 288 अपॉन 192 इज इक्वल्स टू x. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल्स टू 6. मतलब यहाँ पर x की जगह क्या आएगा आपका आंसर 6 kg. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 5 persons make 15 kilometer road in a certain time, how many kilometer road will be made by 20 persons in the same time. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है. एक तो पर्सन है और किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर की रोड वो बना पा रहे हैं. तो जब 5 पर्सन है तो वो 15 किलोमीटर की रोड बना पा रहे हैं, और अगर 20 पर्सन हो जाएंगे तो वो कितने किलोमीटर की रोड बनाएंगे ये पूछ रहा है. तो ये
जाहिर सी बात है पर्सन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स भी इंक्रीज होगा सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम है, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ गए तो जितने किलोमीटर की रोड वो बना रहे हैं वो भी बढ़ेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो इसको आपको 5:20 प्रोपोर्शन 15:x लेना पड़ेगा और इसे सॉल्व करना पड़ेगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? 15 × 20/5, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है द प्राइस ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो प्राइस है डायमंड का वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है उसके वेट के स्क्वायर से। इफ द प्राइस ऑफ अ डायमंड वेइंग 3.5 कैरेट इज ₹400, फाइंड द प्राइस ऑफ अनदर डायमंड वेइंग 5 होल 1/4 कैरेट। तो यहाँ पर भी दो क्वांटिटीज हैं, एक है वेट और एक है प्राइस। पर यहाँ पर फर्क क्या है कि जो डायमंड का प्राइस है, मतलब अगर मान लो डायमंड का प्राइस है y, तो वो जो डायमंड का वेट का स्क्वायर है उसके हिसाब से वेरी हो रहा है। तो यहाँ पर इस टाइप का रिलेशन आपको लेके चलना पड़ेगा। तो पहले में बोल रहा है कि एक डायमंड है जिसका वेट है 3.5 कैरेट, तो 3.5 कैरेट का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राइस मिल रहा है 400। फाइंड द प्राइस अनदर डायमंड, एक दूसरा डायमंड है जिसका वेट है 5 होल 1/4, ठीक है। 5 होल 1/4, तो इसका भी स्क्वायर करके हमें यहाँ पर उसका प्राइस निकालना है। तो ये जो x है ये प्राइस है हमारा 5 होल 1/4 कैरेट ऑफ डायमंड का। तो ये कैसे सॉल्व होगा? थोड़ी सी स्पेस बना रही हूँ, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 2 6 +1 7/2 का स्क्वायर इज टू 400, 21/4 स्क्वायर इज टू x। तो ये हम लिख सकते हैं 49/4 इज टू 400 प्रोपोर्शन 21 का स्क्वायर। ट्वेंटी वन का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर इज 441/16 प्रोपोर्शन x। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 49/4/400, 400 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 ले सकते हैं, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल्स टू साइन 441/16/x/1, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो क्या होगा हमारा आंसर? 49/4 इंटू 400 इज इक्वल्स टू 441/16 इंटू x। अब बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x इधर रहेगा, 441/16 इंटू 4 इंटू 400/49। अब आपका काम है इसे सॉल्व करना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर x का आना चाहिए, x इज इक्वल्स टू 900, क्योंकि ये कैंसिल होगा तो ये 4 दे देगा, ये 100 और ये 49, ये 9 से चले जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 900।
तो इसका आंसर है 900 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम टैक्स ऑन द इनकम अबव 3500 इज 9 पैसे पर रुपी। If a person pays 108 as income tax, what is his gross income? मतलब ये बोल रहा है कि जैसे ही अगर इनकम 3500 रुपीज से बढ़ रही है तो हर एक रुपीज के पीछे आपको 9 पैसे इनकम टैक्स देने पड़ रहे हैं। हर एक रुपीज के पीछे 9 पैसे इनकम टैक्स लग रहे हैं। तो अगर एक पर्सन 108 रुपए पे कर रहा है एज इनकम टैक्स, तो उसकी ग्रॉस इनकम क्या होगी, मतलब उसे कितना इनकम मिल रहा होगा, ग्रॉस इनकम उसकी कितनी होगी। तो यहाँ पर भी हम दो क्वांटिटीज लेंगे। सबसे पहले लेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स, ठीक है, और यहाँ इनकम अबव 3500। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 पैसे जो टैक्स लग रहे हैं वो पर रुपीस लग रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स लग रहे हैं 9 पैसे, और यहाँ पर रुपी के हिसाब से तो 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। तो इस वजह से यहाँ पर हम 100 पैसे लिख रहे हैं। अब वो उस इंसान ने 108 रुपए एज इनकम टैक्स पे किया, तो उस 108 रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10800 पैसे वो कितने पैसे के लिए पे कर रहा होगा, तो उसके लिए हम ले लेते हैं x। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पैसों के लिए वो 108 रुपए एज अ इनकम टैक्स पे कर रहा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 9:10800 प्रोपोर्शन 100:x। और ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 10800 इंटू 100/9। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 1,20,000 पैसे। तो ये हम लिख सकते हैं ₹1200, ठीक है। मतलब 1200 रुपीज पे उसे ₹108 एज इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो उसकी जो ग्रॉस इनकम हो गई, ग्रॉस इनकम उसकी कितनी हो गई, मतलब 3500 रुपीज तक तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो मतलब 3500 रुपीज तो उसको इनकम मिल ही रही होगी। प्लस 3500 रुपीज के ऊपर में जो 1200 रुपए मिल रहे हैं ना, उस पे वो 108 रुपए इनकम टैक्स लग रहा है। तो वो 1200 रुपीज भी हम ऐड करेंगे उसकी इनकम में, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी ग्रॉस इनकम कितनी हो गई है, 4700 रुपीज। आंसर। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो आई होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई हो, और अगर कुछ चीजों में डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बाय। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हमारी 14th क्लास हमारी, जिसमें हम इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।